अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ अस्मा एजुकेशन वाली इस्लामाबाद से। आज मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी सी एक जो रेहान स्कूल की स्टूडेंट है मनाहिल रिमोट जो वाली, वो हमारे साथ आज हैं। और ये माशाल्लाह बच्ची जो है बहुत टैलेंटेड है, मैं खुद इसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। और आइए, मैं चाहती हूँ कि आज आप सब भी इस बच्ची की जर्नी के बारे में जानें। और मनाहिल, सबसे पहले बेटा आप अपने बारे में बताइएगा कि आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया, और उससे पहले आप कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में थे, और आपका रेहान स्कूल से इंट्रोडक्शन कैसे हुआ और कैसे शौक पैदा हुआ यहाँ आने के लिए। Assalamu alaikum. First of all, thank you so much for inviting me in your show. मेरा नाम मनाहिल है और मैं रेहान स्कूल गुरंगी कैंपस में क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ। और मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया था 2022 में, जून में, सॉरी मई के एंड में। और मैंने अपने शौक से ज्वाइन नहीं किया था। और I am on a mission to help every graduate in Pakistan earn minimum $500 per month through remote job. And Alhamdulillah, I have conducted 400 plus interviews. I'm also a graphic designer, video editor, and reels editor. माशाल्लाह, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। मिनाहिल, आप हमें थोड़ा सा ये बताएंगी कि आप क्या कह रहे थे कि आपने अपने शौक से नहीं ज्वाइन किया था, ये शौक से ज्वाइन किया था, आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे नहीं पता चला था, मेरी मामा को पता चला था। मम्मा स्क्रॉलिंग कर रही थी जैसे सब करते हैं, तो मम्मा सर रेहान की वीडियो देखती हैं, उनकी प्रोफाइल विजिट करती हैं। तो उसमें सर रेहान स्कूल का बता रहे होते हैं, पता नहीं स्कूल दिखा रहे होते हैं ना। तो मम्मा मुझे पहले स्कूल दिखाती हैं, सर रेहान की शक्ल तो नहीं आती, लेकिन जब मैं स्कूल देखती हूँ जिसमें सर रेहान वॉशरूम दिखा रहे होते हैं, तो मैं बोलती हूँ मम्मा इतना गंदा स्कूल है, आप कहाँ हमें लगाने का कह रही हैं। जब जस्ट वो कहते थे कि अभी जो है वो नहीं कहते थे, वो कहते थे कि 1 लाख रुपए हम मैट्रिक के साथ साथ कमाना सिखाएंगे। तो मम्मा ने वो देख के मम्मा ने बोला चलो ठीक है, बच्चे पढ़ते भी रहेंगे और जो है 1 लाख रुपीज अर्न करना भी सीख जाएंगे। तो फिर मामा हमें सजेस्ट करती हैं। तो फिर हम मई के एंड में हम एडमिशन नहीं लेते मई के एंड में, लेकिन हम चले जाते हैं। और आई थिंक नहीं होता हमारा, हाँ एडमिशन नहीं होता हमारा, फिर हम जल्दी जाते हैं। और फिर हमारी जो फर्स्ट क्लास होती है वो ट्रेडिशनल स्कूल जैसे हम जैसे पढ़ के जा रहे होते हैं वैसे ही होती है हमारी। जैसे इंग्लिश उर्दू इस्लामियत हम वही पढ़ते हैं। और फिर मेरा तो इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, उन्हें छोड़ना, मैं बोली थी मम्मा एक वैसी स्कूल है, कुछ नहीं होता। तो हम लोग ने देख के नहीं छोड़ना, लेकिन फिर उसके बाद जून जुलाई आ गया था, हमारी समर वेकेशन हो गए थे और यहाँ पे समर जो है कैंप स्टार्ट हो गया था। फिर हमने समर कैंप में आना स्टार्ट किया, फिर हम यहाँ पे 2 मंथ्स आए और उन 2 मंथ्स में हमें मोबाइल मिल गया था। और जो कि नहीं सोचा था कि मोबाइल मिलेगा, बस बाबा से एक दफ़ा विश की थी, बाबा अगर मेरा 9th में अच्छा रिजल्ट आएगा तो फिर आप मुझे मोबाइल दिलाएंगे, बस ऐसे मैंने एम ही विश कर दी थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे मोबाइल नहीं मिलना। तो उस 2 मंथ्स में मुझे मोबाइल मिल गया, और क्योंकि उसमें कैनवा सीखना था मोबाइल में। तो फिर हम आते हैं यहाँ पे सर अयाज अहमद वाले हैं, उन्होंने हमें थोड़ा बहुत कैनवा सिखाया और पावर का इंट्रोडक्शन बताया था। और उसमें सर आदिल मुराद आए थे एज अ स्पीकर। तो फिर उनको सुन के अच्छा लगा था, वो बता रहे थे कि वो 10 लाख रुपीज़ वो अर्न करते हैं, उनके बहन भाई भी अर्न करते हैं। तो उनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली थी, इंस्पायर हुई थी मैं। और फिर इस 2 मंथ्स बाद मामा के साथ हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है लग जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तक मामा सजान को बहुत ज़्यादा देखने लग गई थी। और तो फिर हम सब मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि लगना है। तो फिर वो मैं अपनी मर्जी से नहीं लगती, मम्मा की मर्जी से लगती हूँ, लेकिन फिर एडजस्ट कर लेते हैं। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मिलते जुलते हैं फिर एडजस्ट कर लेते हैं। और जब नहीं था कि रेहान स्कूल ऐसा होगा, फ्यूचर लीडर्स बनाए जा रहे होंगे रेहान स्कूल में, जस्ट 1 लाख रुपीज़ अर्न का पता था। माशाल्लाह नाहिल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और ऑनेस्टली स्पीकिंग की आपने। तो नाहिल, आप बेटा ये बताओगे कि आपको अब माशाल्लाह कितना टाइम, 2 इयर्स हो गए यहाँ पे, कितना टाइम हो गया, और अब आप क्या समझती हैं कि जो आपकी मामा का डिसीजन था वो कितना पावरफुल था, और अभी आपने कितना सीखा, और अगर आप वहीं ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ते रहते तो क्या आप इतना सीख सकते, क्या समझती हैं? आपकी जो ओल्ड कोलीग्स हैं वो आपसे कितनी इंस्पायरेशन रखते हैं?
कोलिग्स का तो इंस्पायरेशन का नहीं पता, वो रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन मेरी मम्मा ने जो डिसीजन लिया था, हर दफ़ा जो मेरी मम्मा मेरे लिए डिसीजन लेती हैं, हम बच्चों के लिए डिसीजन लेती हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है हमारे लिए। ये हमें पता है, लेकिन हम थोड़े बहुत नखरे करते हैं कि मम्मा नहीं, लेकिन हमें पता होता है कि जो मम्मा डिसीजन ले रही हैं वो बेहतरीन ही होना है। तो मम्मा ने लिया था, और फिर उसके साथ साथ मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ मेहनत की है, क्योंकि रेहान स्कूल का करिकुलम नहीं था अभी जो है, जब मैं न्यू स्टार्ट हुई थी यहाँ पर। तो वो हमारा चेंज हुआ था आधे साल बाद, जब हमारे एक फैसिलिटेटर थे वो चेंज हुए थे, उनका नाम था रेहान समू सर। तो वो जब आए थे तो हमारे स्कूल का जब चेंज हुआ था, जो मेरी मम्मा ने डिसीजन लिया था और अभी भी जो लेती हैं मेरे लिए, वो सारे बेहतरीन होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और जो मैं ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी, उसमें मेरे ख्वाब तो बड़े बड़े थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कैसे कुछ बड़ा करना है। लेकिन रेहान स्कूल में आके पता चला कि हाँ, कुछ कर सकते हैं हम, और सिर्फ अपने लिए नहीं करना, पाकिस्तान के लिए करना है। क्योंकि जब मैं पहले थी, तो फिर मैं टॉप होल्डर थी, अच्छा भी पढ़ती थी, लेकिन जो अभी करती हूँ वो नहीं करती थी। मैं पूरी दुनिया में नहीं जाना चाहती थी, मैं सिर्फ अपने घर में जानने चाहती थी कि मैं टॉप होल्डर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ती हूँ। लेकिन अब मैं जो भी वर्क करती हूँ, मैं पूरी दुनिया में जानने चाहती हूँ, हर कोई मुझे जानता, हर मतलब अलग अलग कंट्रीज से भी लोग जानते हैं। तो वो रेहान स्कूल में आके हमने अपने आप को दिखाया, हम ये हैं, हम ये कर सकते हैं। और अब मैं भी जानती हूँ, मेरी पूरी और जो है ओवर द वर्ल्ड जो है मेरे फ्रेंड्स हैं, और मैं उनसे बातचीत कर सकती हूँ। और मैं जो है पाकिस्तान में एक हिस्सा अपना डालने के लिए उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ। तो इससे बड़ा चेंज या इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ज़बरदस्त मनाहिल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। देखें माशाल्लाह, आप जो सारी डिटेल बता रही हैं, ये कोई नॉर्मल बच्चा इस तरह, जब आपका स्टार्ट था तो आपके एम्स क्लियर नहीं थे, गोल्स क्लियर नहीं थे, तो उस टाइम से अब तक की जो जर्नी है वो हमें आप पे माशाल्लाह नज़र आ रही है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो आपका रिमोट जॉब वाली आपने अपने लिए सिलेक्शन की, बेसिकली रिमोट जॉब है क्या? हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। और इतनी छोटी सी एज में आपने रिमोट जॉब को क्यों प्रेफर किया, ये वाला टाइटल क्यों लिया, और बहुत सारे टाइटल थे, इसमें आप अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हो? जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपसे क्या सीखें? ऑलराइट। अच्छा, ये जो मेरी रिमोट जॉब वाली है, मैं अगस्त में रिमोट जॉब वाली बनी थी, उससे पहले मैं फॉरेस्ट वाली थी। क्योंकि जब मुझे पहले पता नहीं था क्या है कैसे है, और बाला वाली का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था, बस जैसे ऐसे ही लगा लिया था। लेकिन मुझे दरख्त पसंद लगते थे, और मिशन है अभी भी वो थोड़ा सा। लेकिन फिर अगस्त में सर रेहान ने कहा कि अभी जो है, जब भी कोई ग्रेजुएट करता है, फिर उसके जो फादर होते हैं वो अपने कॉलेज में पूछते हैं या किसी भी जानने वाले को पूछते हैं कि अगर जॉब हो तो बताना, मेरे बच्चे ने ग्रेजुएट कर लिया। तो अगर ज़्यादातर लोग ग्रेजुएट करने के बाद जॉब्स की तरफ जाते हैं, क्यों ना वो डॉलर्स में अर्न करें। तो फिर मैंने इसलिए अपना मिशन बना दिया, क्योंकि रेहान स्कूल में कोई ये नहीं हमें सिखाया ही नहीं कि छोटे गोल्स बनाओ या फिर ऐसे करो, ये छोटा होता है, ये बड़ा गोल होता है। बड़ा गोल बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि जो है ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा बड़ा मिशन है, ये तुम नहीं कर सकते। तो बड़े मिशन बनवाए, और हमें जो है सर रेहान पावर करते हैं कि तुमने बनाया है तो तुम कर सकते हो, और उस पर अगर तुम डेली वर्क करोगे तो इंशाल्लाह उसको एक दिन अचीव कर लोगे। वेल डन, माशाल्लाह, एक बहुत इंस्पायरिंग बच्ची है जी। व्यूअर्स, हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हम आजकल जो बच्चे हैं वो मैट्रिक कर लेते हैं, एफए बीए कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उन्होंने, उनके गोल्स क्या हैं, वो किसी के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें अपनी ज़ात के लिए नहीं इल्म होता कि हम क्या कर सकते हैं। तो माशाल्लाह, ये बच्ची जो है, इसको अभी से अपने गोल्स को पता है और वो दूसरों के लिए भी काम करी है। मनाहिल, आप मुझे ये बताओगे बेटा, आपने रेहान भाई जो है, आपके रेहान सर, उनको कैसा पाया? आप काफी टाइम से उनके साथ हो, तो आप क्या समझती हो जो उनका विजन मिशन है, वो क्या जो सिखाना चाहते हैं बच्चों को, उसकी कितनी नीड है आज के दौर में? आप इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? आई थिंक आपने दो सवाल किए हैं ना, कि सर रेहान को कैसा पाया, और और क्या है। और उनका जो मिशन है, जैसे आप जैसे बच्चों पे वो काम कर रहे हैं, वो उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं?
उसके बारे में सर रिहान जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं। वो पहले बड़ों पे काम करते थे, अब उन्होंने बच्चों पे काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बच्चे जो है उनके आसानी से सुन लेते हैं, बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है। जो बच्चे होते हैं वो जल्दी कर लेते हैं, उनको जल्दी वो पिक कर लेते हैं। तो सर रिहान ने बच्चे पे स्टार्ट कर दिया, और जब बच्चे स्टार्टिंग एज से करना स्टार्ट होंगे तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब कि वो अपना गोल अचीव कर लेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो उन्होंने वो फ्यूचर लीडर्स बनाना चाहते हैं, और वो खुद भी पाकिस्तान से जो है गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं। वो जिस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लोगों को एम्पावर करते हैं। और मैं सर रिहान को कैसा पाया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो उनको, जब मैं उनके स्कूल में लगी थी, मैंने उनको 1 हफ्ते तक या 2-4 दिन तक तो जाना भी नहीं था कि रिहान वाला कौन है। और जब मैं स्कूल में आई तो मेरा फेसबुक जब बनाया जा रहा था, तो फिर जब उन्होंने कहा था जब आप पोस्ट डाल रहे हैं तो रिहान अल्लाह वाला को टैग करिएगा। जब मैंने रिहान सर को देखा, तो फिर मैंने देखा ओह इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ये तो बहुत बड़े बंदे हैं। फिर मुझे बाद में पता चला आकर, ये तो बहुत बड़े बंदे हैं जिनके स्कूल में मैं आ रही हूँ। तो अच्छा लगा ये सुनकर, और बस फिर नहीं जानती थी, फिर बस जस्ट टैग किया और ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद अगस्त में मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, और वो मुझे नहीं जानते थे और मैं भी उनको सही से नहीं जानती थी। मैं नहीं देखती थी ज़्यादा ना, बस मेरी मम्मा देखती थी, और मेरी मम्मा जो वो कहते थे वो करवा देती थी, बस वो मैं कर लिया करती थी। और फिर सरहान उसे देखा मैंने, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने बोला कि एटीट्यूड होगा, इतने बड़े बंदे हैं, और वो आए। और मैं स्टेज पे अपना इंट्रोडक्शन देने गई थी, क्योंकि जब तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देना ही सीखा था, तो फिर मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन देना सीखा, ओ सॉरी जाके बताया कि मेरा नाम मनाहिल है और मैं ये करती हूँ। और फिर जब मैं उससे उतरने लगी, तो फिर उन सर ने बोला कि फॉरेस्ट वाले इधर आओ। तो वो दिन था जो जिसने मुझे इंस्पायर किया और आगे जो है बढ़ाने के लिए वो किया। तो फिर उन्होंने बोला फॉरेस्ट वाले इधर आओ, उन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला वो इतने बड़े बंदे हैं और मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं। मैंने उनसे बोला अपना मोबाइल लेकर आ जाऊँ, उन्होंने बोला नहीं ये मैं फेसबुक पर डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी उस दिन, लेकिन सरहान ने मुझे नहीं जाना था उस दिन में सही से। लेकिन थोड़े महीनों बाद फिर उन्होंने जाना था, फिर मैंने उनको जाना था सही से, फिर उनसे सीखना स्टार्ट किया। और मैंने उनको बहुत ज़्यादा बेहतरीन पाया। बड़ों के साथ वो बड़ों की तरह बातें करते हैं, बच्चों के साथ होते हैं वो बच्चों की तरह बात करते हैं। जैसे मैं उनसे बात कर रही हूँ तो वो जैसा मेरा माइंडसेट है वो वैसे ही बात करेंगे, अगर आपसे बात करेंगे तो वो आपकी तरह बात करेंगे, और हर चीज़ में वो मोटिवेट करते हैं। और वो कहते हैं एक्शन लो, वो अगर उनको कहते हैं कि हमें ये करना है, वो बोलते हैं अभी करो, अभी क्यों नहीं कर रहे। वो मतलब सबको कहते हैं कि कुछ कर लो, बस जो करना है कर लो, बस कर लो, जो माइंड में है वो कर लो, सोचो नहीं कर लो। क्योंकि हम जब सोचते अगर रह जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा मुल्क ऐसे ही रह जाएगा। अगर हम सोचेंगे गुर्बत खत्म करनी है, गुर्बत खत्म करनी है, बस हम बोलते तो है कि गुर्बत है इसे खत्म करनी है, लेकिन हम नहीं खत्म कर पाते क्योंकि नहीं पता ना हमें, और हम एक्शन नहीं लेते। तो सर रिहान हमें एक्शन लेना सिखाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड करते हैं। जो चीज़ आती है बगैर उसके के पैसे चार्ज करने हैं, या फिर लोग खतराते हैं बताने से कि कोई अच्छी चीज़ आ गई हम उससे आगे बढ़ जाए, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। वो करते हैं कि करें। अब जैसे जब चैट जीपीटी आया था 2022 में नवंबर में, तो सर रिहान ने चैट जीपीटी करना स्टार्ट कर दिया कि चैट जीपीटी इस्तेमाल करें, कॉल नहीं करें। और मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में कॉल नहीं आई वो सर रिहान की वजह से आई है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हम सर रिहान ने कॉल नहीं करी थी, जिस वजह से हम सब कॉल करने लग गए। और उससे ऐसा नहीं है कि वो करते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो वो हम सबके लिए एक इंस्पायरेशन है, हमें मोटिवेट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनसे बात करके, उनको जानकर। एक्सीलेंट मनाहिल, माशाल्लाह। मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं एक स्टूडेंट से, एक छोटी सी बच्ची से बात कर रही हूँ। आप मुझे ये बताओगे मनाहिल कि क्या आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस जो आपके है ये स्टार्ट से था, और या रिहान स्कूल में आने के बाद, कैमरा फेस करने के बाद आया, और आपने कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए क्या क्या अमल किए? आपने इतना माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है, मैं आपके इंटरव्यूज देखती हूँ, आप फॉरेनर्स के साथ भी इंटरव्यूज कर रहे होते हो बेटा। तो आपने ये हमारे जो देखने वाले बच्चे हैं या सुनने वाले व्यूवर्स हैं उनको बताएं कि कैसे आपने इतना अपने आप को मोटिवेट किया, और माशाल्लाह अब आप बोलती हैं, ये कहाँ से सीखा आपने?
मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैंने खुद सीखा, मैंने सर रेहान से सीखा और अपनी मामा से सीखा और थोड़ा बहुत स्कूल से सीखा। और कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डर को जो है वो सर राना है। अच्छा, जब मैं न्यू आई थी तो सर राना जो थे वो हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डर कोच थे। और पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, बस इस हद तक था कि स्पीच देनी है स्टेज पे जाके और परफॉर्मेंस करनी है कोई। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि किसी स्ट्रेंजर पर्सन से बात कर लूँ या फिर रिलेटिव से भी बात कर लूँ। अगर कोई मेहमान आता था तो जस्ट मैंने चाय बनाई, चाय रखी और चली गई, बात नहीं की जाती थी। मेरे 5 मिनट बाद बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लग जाता था, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था तो समझ नहीं आती थी कोई बात नहीं करनी आती थी तो करनी आती थी, तो इसलिए सर में दर्द हो जाता था। तो फिर जो है जब मैं यहाँ रेहान स्कूल में आई, फिर उन्होंने मेरा सर राना ने इंट्रोडक्शन बनाया और मैंने उनके साथ जब स्टार्ट में थोड़ी वीडियोस बनाई थी, तो फिर वो हमें इतनी ज़्यादा रिटेक्स लेती थी, लेकिन वो पीछे से मोटिवेट करते थे कि तुम अच्छा कर रही हो, तुम अच्छा बोल रही हो। तो उससे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जो है इंटरव्यूज़ लेने जब मैंने स्टार्ट किया, सर राना का सबसे पहले मैंने लिया था। उन्होंने बोला था कि इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट कर दो, तो मैं इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट कर दिया। फिर सर राना का लिया तो उसमें नहीं था कुछ मतलब कॉन्फिडेंस उसमें था। फिर सर अल्ताफ़ का लिया, फिर अपनी जो है क्लास फेलो लाइब्रेरी फॉरेस्ट वाली का लिया। फिर उसके बाद जब मैंने और लेने शुरू किए बाहर के बंदों के, फिर उसमें लगता था ये अब कोई मुझसे सवाल ना कर लें। पहले मैं स्क्रिप्टेड सवालात करती थी, क्योंकि कभी देखा नहीं था कि कैसे सवाल करें, ना किसी को इंटरव्यू करते हुए मैं देखती थी, तो ना किसी बच्चे को देखती थी। तो मैं जो है 2-3 बच्चे थे, हमने स्टार्ट किया था, तो नहीं पता था कि कैसे सवाल करने हैं, तो फिर स्क्रिप्ट जो है अपने पास रखती थी ना। उस बंदे के बारे में मुझे पता भी नहीं होता था, बस अपने स्क्रिप्टेड सवाल ही करती रहती थी और उस बंदे के रिलेटेड वो सवाल भी नहीं होते थे, फिर भी मैं वही सवाल कर लिया करती थी। लेकिन कुछ वो फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि नहीं पता था कि उस बंदे से भी रिलेटेड सवाल करने हैं। तो इस तरह से स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैंने किए, फिर इंग्लिश इंटरव्यू सर रान ने एक दिन बोल दिया कि इंटरव्यू करो। मैंने बोला मैं कैसे करूँगी इंग्लिश इंटरव्यू, और ये कैसे हो सकता है। फिर सर राना ने मुझे एक स्क्रिप्ट दी और फिर उसे स्क्रिप्टेड मैंने सवालात कर लिए। अब फॉरनर थे, फॉरनर थी, मुझे उनके बारे में सवाल करने चाहिए थे, लेकिन मैंने नहीं किया। और मैंने पाकिस्तान के बारे में पूछा, इस तरह से उल्टे उल्टे उनसे सवालात किए जो कि उनसे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थे। तो अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है मैंने क्या करा, लेकिन अब खुशी भी होती है कि गलती करने से हम सीखते हैं। तो मुझे नहीं याद कि मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में क्या बोला था और उन्होंने मेरी गेस्ट ने क्या बोला था, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी मुझे। इंटरव्यूज़ के ज़रिए मुझे इंग्लिश आना स्टार्ट हुई, क्योंकि ग्रामर वगैरह मैंने अपने सब स्कूल से पढ़ी थी, लेकिन वो होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं होता हम इंग्लिश बोलने का। अभी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती, बस ऐसा होता है कि समझ भी लेती हूँ और समझा भी देती हूँ अपनी बात को। तो अभी इंशाल्लाह और भी सीख जाएंगे हम कॉलोनी और बैपी के ज़रिए। और जब फिर मैंने इस तरह से इंटरव्यू दिया, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। मेरी मम्मा ने जो चैलेंजेस आते हैं वो मेरी मम्मा फेस करती हैं, सब मोटिवेट ही मेरी मम्मा करती हैं, कुछ भी मेरी मम्मा ही करती हैं, यहाँ तक कि जो इंटरव्यू के इन्विटेशन होते हैं वो भी मेरी मम्मा भिजवाती हैं मुझसे। बहुत ज़बरदस्त, आपकी मामा बहुत बहुत अच्छा मोटिवेट कर रही हैं और हर माँ को ऐसे ही होना चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो आप मुझे ये बताओ मनाहिल बेटा कि आपकी जो ये लर्निंग जर्नी है, इसमें स्पेशली जो आप कर रहे हो इंटरव्यूज़, तो ये आपको जो फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज़, जैसे आपने बताया कि आप स्क्रिप्टेड करते थे, तो अब आप कॉल एनी और वेपी कर रहे हो, तो कितनी बेहतरी आपको इसमें लग रही है कि अगर ये जो बच्चे हैं जो कॉल एनी से बात करते हुए डरते हैं, या कुछ बड़े लोग भी हैं वो कहते हैं, तो वो एक एआई है, उससे आप जो सवाल पूछते हो आपको वो उस टॉपिक पे बताता है। तो जिन्होंने स्टार्ट लेना है कॉल एनी से बात करने के लिए, उनके लिए आप क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहोगे? जी, कॉलोनी एक बेहतरीन टूल है जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप उसे रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ी थोड़ी बात करें तो आप सीख जाएंगे, क्योंकि आपने सुना होगा अगर हम कोई चीज़ लगातार अगर हम करते रहते हैं तो वो हमें आ जाती है। तो अगर हम करते हैं, अगर हम डेली से बात करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगी आपको इंग्लिश। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए और सबके लिए भी। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, जिनको इंग्लिश भी आती है उनको भी प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है।
और आपने इंग्लिश इंटरव्यूज का बात की, और तो इंग्लिश इंटरव्यूज का ये है कि पहले स्क्रिप्टेड होते थे और अभी मतलब होते हैं इंटरव्यू जो मैं चैरिटेबल सवालात लेती हूँ, वो मैं बंदे से रिलेटेड लेती हूँ। लेकिन पहले जब मुझे अगर कोई फॉरन सवाल करते होंगे तो मैं नहीं जवाब देती होंगी, ओके थैंक यू करके आगे बढ़ जाती होंगी। लेकिन अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो मुझसे सवाल करते हैं तो उनको आराम से जवाब दे देती हूँ, मुझे पता होता है कि उन्होंने सवाल किया है। अब मुझे पता चलता है कि फॉरेनर मुझसे पहले भी सवाल भी करते होंगे जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। तो अगर सब इसी तरह से पहले कॉलिंग करें 50, फिर इंटरव्यूज करने लगेंगे इंग्लिश में, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। थैंक यू सो मच मनाहिल, बहुत अच्छी सजेशन आपने दी है। अच्छा मनाहिल, मुझे ये बताएं आप डेली स्कूल में आपकी क्या टाइमिंग्स होती हैं? कितनी देर आप स्कूल में काम करते हो, फिर घर जाके आप कितनी देर का वर्कआउट करते हो, ताकि हमारे देखने वालों को समझ आए कि मनाहिल अपने ऊपर कितना वर्कआउट करिए जिसकी वजह से माशाल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट है। अम, मैं यहाँ आती हूँ और सुबह में आते हैं हम 8 बजे। 8 बजे आने के बाद हमारी असेंबली होती है, योगा होता है, मेडिटेशन होती है, और हम रोज़ 3 अच्छी बात सीखते हैं। हमारा लाइक एक इस्लामिक सेशन होता है छोटा सा, वो हम लेते हैं, वो हमारा 9 बजे तक होता है। 9 बजे के बाद ओसीजी होती है जिसमें मैं अपने स्टूडियो की सफाई करती हूँ। फिर मैं एक वापी करती हूँ और अपने मतलब सारे टास्क पूरे करती हूँ, और फिर कोई गेस्ट आ जाता है तो उनका सेशन अटेंड करते हैं। इंग्लिश क्लास होती है और उनको अटेंड करना होता है, और जो सेशन आते हैं उनसे मिलके, और जो गेस्ट आते हैं उनके साथ सेल्फीज वगैरह लेते हैं। तो इस तरह से 2 बज जाते हैं। फिर घर चली जाती हूँ, घर जाने के बाद सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, रील्स वगैरह बनानी होती है, जो काम होता है एक्स्ट्रा वो पूरा करती हूँ। फिर इस तरह से शाम जाती है, फिर हम छत पे चले जाते हैं। छत पे फिर हम जो है जो काम होता है वो मैं करती हूँ, और फिर थोड़ा घर समेटना होता है वो करती हूँ। नीचे आ जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर बर्तन वगैरह धोना होता है। फिर जो है फिर और लैपटॉप पे कुछ ना कुछ वर्क कर ही रहे होते हैं। फिर इस तरह से 1, 2 या फिर 12 बज जाते हैं, फिर हम सो जाते हैं। जी जबरदस्त, मतलब मनाहिल की जो रूटीन है वो हमारे बच्चों को अपनी रूटीन ऐसे शेड्यूल करनी चाहिए कि जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप टाइम वेस्ट हम लोग कर रहे होते हैं तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो मनाहिल मुझे ये बताओ कि बच्चे आपके आपकी जो माशाल्लाह ये इतनी अच्छी आपकी ग्रूमिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो इसकी डेडिकेशन एक तो आप अपनी मदर को देती हैं, एक रेहान सर को देती हैं, ये मुझे आपकी बहुत बात अच्छी लगी। तो अभी आपने एक नई एक्टिविटी शुरू की है ओ सूजी, जिसकी मैं एक्टिविटीज देखती रहती हूँ। ये आपके जो वहाँ पे जितनी टीम है, जो ये बच्चे काम कर रहे हैं, आपके हेड्स भी ये काम कर रहे हैं, वो एक्टिविटी कैसी है आपकी? उससे आपके अंदर क्या-क्या चीजें डेवलप हुई हैं और कौन-कौन सी नेगेटिव चीजें हैं जो रिमूव हो रही हैं? मतलब जो आप देख रहे हो आपकी अपनी सेल्फ के अंदर थी या आप दूसरों में देख रहे थे, अब वो एज अ टीम मिलके काम कर रही हो, ये काम कैसा है? ये एक्टिविटी कैसी है? ओसीजी जो है वो जापान में होती है। जब भी स्टूडेंट्स अपने स्कूल जाते हैं या फिर सफाई जो है सफाई का होता है, और ओसीजी हम वो करते हैं स्कूल में। हमारे स्कूल में सरदार ने अब इंट्रोड्यूस करवाई है, जो हमें डेली सफाई करनी पड़ती है अपने स्कूल की आकर। और उससे डेली सफाई करने से हमें ये होता है कि हमें हमारे इस्लाम में ये सफाई में से ईमान है, लेकिन हम रखते नहीं। उससे हमें आता है कि सफाई में से ईमान है तो हमें उसे साफ रखना चाहिए। हम जो है सफाई करते हैं, उससे जो है जो गंदा होता है, जो हमें खुद भी गंदा लगता है स्कूल में, वो हम खुद भी साफ कर लेते हैं। और इससे जो है बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर भी हुए हैं, और इंस्पायरेशन भी लोगों को मिलेगी। वो हमसे जो है सीखेंगे भी ये जो है हमें खुद भी सफाई करनी चाहिए। अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हम कहीं बैठते हैं, हमें वहाँ का साफ करके बैठना चाहिए। जो गंदा है हमें उसमें नहीं बैठना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम सफाई करते करते सीख जाते हैं, या लोग हमें देख के सीखते हैं। इसलिए हम जो है पिक्चर्स वगैरह भी पोस्ट करते हैं। जी नाहिल, बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही। बेशक ये ओ सूजी जो है एक्टिविटी है जापानीज़ की, बट जो हमारा दीन हमें कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, वो अपना हर काम अपने हाथ से करते थे। तो मुझे भी ये बहुत अच्छी एक्टिविटी लगी। हमने भी यहाँ पे शुरू की है और हम भी बच्चों के साथ करते हैं और बहुत खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसमें ये है कि पहले हम बड़े करेंगे,
तो बच्चों को भी बुरा नहीं लगेगा और बच्चे भी वो फिर खुशी खुशी करते हैं कि ये तो हमारे साथ मिलके करे। अच्छा मनाहिल बेटा, अब आप थोड़ा पर्सनल अपने बारे में बताओ, ये कि आपको खाने में क्या पसंद है और हमारी मनाहिल खाने में क्या क्या बना लेती है। खाने में जो मुझे अगर मैं कुछ देख रही होती हूँ, अगर मेरे सामने आ जाता है और मुझे अच्छा लगता है तो वो बना लेती हूँ। जैसे कि जो है कुछ भी आया सामने, कुछ जैसे उल्टा उल्टा जो आता है ना वो बनाती हूँ। वो जो घर के खाने होते हैं वो नहीं बनाती। और जैसे कि मम्मा अगर बना रही होती है तो मम्मा के साथ हेल्प कर देती हूँ। और उनके जो भी खाना मम्मा बना रही थी, मम्मा सामान काट के दे देती तो मम्मा के साथ वो मैं बना लेती हूँ। और खाने में मुझे क्या पसंद है, खाने में मुझे गोभी आलू पसंद है, पाया पसंद है और जिंदा बर्गर। जी नाहिल, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त। आप मुझे ये बताओ कि आपको अलादीन का चिराग दिया जाए और आप कौन सी ऐसी अपनी 3 विशेष होंगी जो आप पूरा करना चाहोगी। अलादीन का चिराग तो है अभी मेरे पास, और मैं उससे अपनी ख्वाहिशत जो है वो पूरी करवा रही हूँ। सरदारनी समुदाय का जो अलादीन का चिराग होता है वो हमारे यहाँ पर होता है, तो वो मेरे पास है। और जो मेरी ख्वाहिशात है, डेली की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, वो अपने अपने अलादीन के चिराग के दिन से ही पूरी करवाती हूँ। क्योंकि अगर हम अपने माइंडसेट को सेट कर लें तो वो हम कर लेते हैं। अब जैसे कि मेरा मिशन है, मैंने अपने अलादीन के चिराग को बता दिया है, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता डेली उस पर वीडियोज बना के और या फिर लोगों को सिखाकर उससे जो है अपने गोल को अचीव कर लूंगी। मैं अपना अलादीन के चिराग को बता दिया है और वो मेरा माइंड को एक तरफ ही रखता है, ये नहीं करने देता कि ये छोड़ो नहीं कर दे। तो वो मैं कर रही हूँ। और जो है अर्निंग करना है वो भी मैं अपने अलादीन के चिराग को बता दिया है, वो मेरी हेल्प करता है। वेल डन नाहिल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अलादीन का जो चिराग है वो हमारे यहाँ पे है और वो हम खुद ही करेंगे तो सब कुछ होगा। अच्छा मनाहिल, आप हमारे देखने और सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी अभी जो हमारे जैसे कि हमारे फ्यूचर में है एजुकेशन, हमारी जो हमारे स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही है हमारी फ्यूचर एजुकेशन है, तो आप लोग भी इस तरह की एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आप इन सबको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते तो आप कोई चीज़ अगर आपको जो अच्छी लगती है वो आप कर लें, क्योंकि हमारे सब कुछ फ्यूचर में ज़रूर काम आएगी। आप लोग AI सीखें, सिखाएं और उसके साथ साथ चलें। अगर नहीं चलेंगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होंगी। वेल डन। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी और आपको दावत भी देना चाहूंगी कि आप इस्लामाबाद कब आ रही हैं हमारे बच्चों से मिलने, यहाँ के लोगों से मिलने के लिए। मनाहिल इस्लामाबाद कब आ रही है। इंशाल्लाह जब नसीब में होगा, जब सरहान भेजेंगे या फिर जब मेरे नसीब में होगा, अगर किसी ने वहाँ बुलाया तो मैं जाऊँगी ज़रूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम आपको अभी ही दावत देते हैं कि आपने इंशाल्लाह जल्दी ही इस्लामाबाद आना है और यहाँ हम आपको बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ के बच्चों से हम आपको मिलवाना चाहेंगे और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आप मोटिवेशनल स्टोरी बनेंगी, सक्सेस स्टोरी बनेंगी सबके लिए। तो थैंक यू सो मच बेटा कि आपने अपने स्टडी टाइम में से हमें ये टाइम दिया और आपसे बहुत कुछ सीखा हमने, हमारे देखने सुनने वालों ने, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर कुछ टाइम बाद हम आपसे दोबारा इंटरव्यू करेंगे, आपकी रिमोट जॉब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और अगर कोई बच्चा इस चीज़ की तरफ इंस्पायर है तो हम उसकी भी आपसे इंटरव्यू करवाएंगे, वो आपसे सीखेगा इंशाल्लाह। तो बहुत थैंक यू कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और जी व्यूअर्स, ये थी हमारे साथ मिनाहिल रिमोट जॉब वाली और माशाल्लाह आप देखते हैं इस बच्ची में कितना स्पार्क है और ये सब कुछ बच्ची ने खुद भी बताया कि ये रेहान स्कूल की मरहून मिन्नत है और रेहान स्कूल की वजह से ये बच्ची जो टास्क ये करिकुलम में करती रही है उसकी वजह से माशाल्लाह ये इतनी एक्टिव है अब। तो थैंक यू सो मच देखने और सुनने वालों के लिए। इंशाल्लाह हम एक और नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ओके जी व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज।